लिपुलेख और कलापानी के बाद नेपाल अभी ग्रेटर नेपाल की मांग कर रहा है, जिसमें सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दार्जिलिंग के कुछ हिस्से शामिल हैं। इंडियन नेवी अभी रशिया से ब्लैक होल क्लास की सबमरीन को क्यों खरीदना चाहती है, और इंडियन एयरफोर्स का वो एयरक्राफ्ट जिसने 23 साल पहले पूरा इस्लामाबाद हिला दिया था, पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 कभी भी इसका पीछा नहीं करते थे। आज की वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। एक दिन पहले सोशल मीडिया में खबर फैलने लगी थी कि बेंगलुरु में लोगों ने एक अजीब तरह का साउंड सुना था और इसको लोग भूकंप या फिर धमाके के साथ कंपेयर करने लगे थे। और ऐसे कुछ पोस्ट देखने के बाद मुझे ख्याल आया था कि शायद ये सोनिक बूम हो सकती थी, लेकिन मैंने इसको लाइटली लिया था और इसी वजह से मैंने इसको कल की वीडियो में इंक्लूड नहीं किया था। और ऐसे भी कल लाइट नहीं था तो मैं जल्दी में वीडियो बना रहा था, पर अभी लाइट आ चुकी है और अभी हम आराम से बात कर सकते हैं। अभी इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट भी आ चुकी है कि ये सोनिक बूम ही था। और नॉर्मली इंडियन एयरफोर्स की किसी भी एयरक्राफ्ट में कुछ अपग्रेड करने के बाद इनको एयरक्राफ्ट सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से टेस्ट किया जाता है, और जब कोई एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक जाता है या फिर साउंड बैरियर को तोड़ता है तब ऐसी साउंड सुनने को मिलती है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसके बारे में बताते हुए कहा गया था कि एयरक्राफ्ट की ये जो टेस्टिंग की जाती है इनको सिटी से करीब 65 से 80 किलोमीटर दूर में किया जाता है, लेकिन तब भी इसको लोग सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। अभी तक ये नहीं बताया गया कि जो सोनिक बूम हुआ था ये किस एयरक्राफ्ट की वजह से हुआ था, लेकिन ज्यादातर लोग यही डाउट करते हैं कि इसके पीछे सुकोई 30 MKI है। सोनिक बूम से एक मजेदार किस्सा है। आज से करीब 23 साल पहले इंडियन एयरफोर्स की एक MiG-25 एयरक्राफ्ट इस्लामाबाद के ऊपर से उड़ान भर रहा था और उस वक्त भी ठीक इसी तरीके की एक साउंड क्रिएट हुआ था। पहले उनको लगा था कि कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ है, लेकिन जैसे ही उनको ये पता लगा कि ये सोनिक बूम था तो तुरंत ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 MiG-25 को इंटरसेप्ट करने के लिए रवाना कर दिए गए थे। लेकिन F-16 कभी भी MiG-25 को पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये उतनी ऊंचाई तक जा ही नहीं पाएंगे जिस ऊंचाई में नॉर्मली MiG-25 उड़ान भरता है, और F-16 इसकी स्पीड को भी मैच नहीं कर पाएंगे। ये एक बार भी नहीं हुआ था, ऐसे कई बार इंडियन एयरफोर्स की MiG-25 पाकिस्तानी एयरफोर्स में उड़ान भर चुका है, लेकिन कभी भी उनको इसका पता नहीं लगता था। दरअसल भारत ने 1981 में सोवियत यूनियन से करीब 10 MiG-25 को खरीदा था और ये मेनली रिकॉनेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ऐसा बताया जाता है कि एयरक्राफ्ट 10 से भी कम सॉर्टीज में पूरा का पूरा पाकिस्तान का मैपिंग कर सकते थे। तब हमारी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं हुआ था, जिस वजह से हमें इसी पर निर्भर करना पड़ता था, और पाकिस्तान के पास उस वक्त इसको काउंटर करने लायक कोई भी हथियार मौजूद नहीं थे। फाइनली जब हमारी सर्वेलेंस सिस्टम बेहतर होने लगा तो 2006 में इन जेट्स को ऑफिशियली डीकमीशन कर दिया गया था। ऐसा बताया जाता है कि इन एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल हिस्ट्री काफी सीक्रेट है, जिसमें पाकिस्तान और चाइना से रिलेटेड कई सारे मिशन थे जिनको पूरा किया गया था। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। कुछ पॉपुलर डिफेंस वेबसाइट्स के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से अभी रशियन ब्लैक होल क्लास की सबमरीन को खरीदने का विचार किया जा रहा है। इसमें रशिया भारत की 3 किलो क्लास की सबमरीन को रिफिट करके देने के साथ साथ 3 एडिशनल किलो क्लास की रशियन सबमरीन को भी रिफिट करके भारत को देने वाला है। इन सबमरीन की हल कम्प्लीटली नई होने वाली है और इसमें अभी सभी प्रकार की मॉडर्न इक्विपमेंट लगाए जाने वाले हैं। ब्लैक होल सबमरीन की खासियत यह है कि ये बहुत ही साइलेंट होते हैं, जिस वजह से इनको नेटो की तरफ से नाम दिया गया है। और भारत को मिलने वाली इन सबमरीन में जिंक्रोन या फिर कैलिबर क्लास की क्रूज मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। इस डील की कीमत लगभग 1.8 से 2 बिलियन डॉलर के आसपास हो सकती है, लेकिन फिर भी ये भारत के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि कम वक्त में हमें 6 कन्वेंशनल सबमरीन मिल जाएंगे जो कि हमारी अंडर वाटर फ्लीट की ताकत को काफी बढ़ाने वाले हैं। इन सबमरीन को भारत मेनली डिफेंसिव ऑपरेशन में ही इस्तेमाल करने वाली है, जबकि अभी एक और अकुला क्लास की सबमरीन को रशिया से लीज पर लेने की बातचीत की जा रही है, जो कि हमारा मेन ऑफेंसिव सबमरीन होने वाला है। अगला अपडेट भारत और नेपाल को लेके। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों से भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख इलाके को लेके थोड़े मतभेद हैं, और अब ये बात बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि लगातार नेपाल की तरफ से इस बात को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP ओली का है। अगर उनको सच में इस मुद्दे को खत्म करना होता तो वो सीधे तौर पर इस बात को लेकर अपने इंडियन काउंटर पार्ट के साथ डिस्कस करते, क्योंकि नेपाल और भारत के बीच जो संबंध है वो परिवार के जैसा है। यानी कि अगर कोई मतभेद होता है तो उसको आराम से आपस में बातचीत करके सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन KP ओली ऐसा नहीं कर रहे हैं और वो जानबूझकर भारत के साथ अपने संपर्क को खराब कर रहे हैं। कम्युनिस्ट होने की वजह से चाइना की तरफ उनका काफी झुकाव रहा है और इसी वजह से भारत के साथ नेपाल का संपर्क खराब हो रहा है।
और अभी वो उल्टी सीधी स्टेटमेंट भी पास कर रहे हैं जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। इसके अलावा ट्विटर में मुझे कुछ और मुद्दे नजर आए जहां पर वो अभी ग्रेटर नेपाल की बात कर रहे हैं और वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, सिक्किम और दार्जिलिंग को अपना बता रहे हैं। मुझे ऐसा पता लगा है कि जो भी ट्विटर आईडी ये सब बातें फैला रही हैं उनके पीछे पाकिस्तान का हाथ है और वो बेसिकली नाम बदलकर ये सब बातें फैला रहे हैं ताकि ये मामला और ज्यादा गर्म होने लगे और नेपाल और भारत के बीच तनाव काफी बढ़ सके। लेकिन फिर भी अगर नेपाल के पीएम केपी ओली जानबूझकर भारत के साथ अपने संपर्क को खराब करना चाहेंगे तो उनके साथ भी वही होगा जो कुछ दिन पहले मालदीव के साथ हुआ था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।